मालती की तबीयत बहुत खराब थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। इस वजह से गौरी ने उसे काम पर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अब कुछ दिनों से वो खुद ही फूल बेचने के लिए मंदिर जा रही थी। गौरी आज सुबह सुबह ही फूल बेचने मंदिर चली गई थी। शाम को जब लौटी तो मालती दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। गौरी बिटिया, तू कहाँ रह गई थी? आज सुबह जल्दी निकल गई और अब आने में भी बहुत देर लगा दी। तुझे पता है ना, जब तुझे आने में देर हो जाती है तो मुझे चिंता होने लगती है। माँ, मेरी चिंता मत किया करो। तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और फिर मैं तो भगवान जी के साथ रहती हूँ। वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। हाँ हाँ, मैं तेरे लिए अभी चावल निकाल देती हूँ। पर गौरी, सब्जी कोई भी नहीं थी, इसलिए मैंने खाली चावल ही उबाले थे। क्या तू रूखे चावल खा पाएगी? माँ, आपके हाथों के बने चावल भी मेरे लिए महंगे पकवानों जैसे हैं। अब देर मत करो, जल्दी से परोस दो। मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी अभी चावल खा ही रही थी कि तभी पड़ोसन आ जाती है। मालती, ये ले मिठाई खा, गौरी को भी दे। मिठाई? शांति बहन, किस खुशी में? अरे, मेरी बेटी मधु का रिश्ता तय हो गया है। इसी महीने उसकी शादी है। बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। कपड़े की दुकान पर नौकरी करता है। हमारे तो भाग्य खुल गए। बस मुझे मधु की शादी की चिंता थी और आज देखो ये भी तय हो गई। बहुत खुशी की बात है। शांति बहन, मेरी गौरी के लिए भी कोई लड़का बताना, तुम्हारी नजर में कोई हो तो। इसकी शादी? देख मालती, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती। गौरी अंधी है, आंख से देख नहीं सकती। इसके लिए कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा। पहली बात तो इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि देख हम तो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं, पर तू तो पैसों से भी बहुत गरीब है। खाली फूल ही तो बेचती है मंदिर में। और अगर शादी के लिए किसी ने हाँ भी कह दिया तो कोई शरीर से अपाहिज, या फिर बुरा मत मानना, बाल बच्चों वाला भी मिल सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मिठाई खा लेना। गौरी बिटिया, तू भी खा लेना। पड़ोसन फालतू के ताने देकर चली जाती है। ऐसा अक्सर ही गौरी और उसकी माँ मालती को सुनना पड़ता था। माँ, तुम्हारे रोने की आवाज यहाँ तक आ रही है। तुम किसी की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? क्या मैं तुम पर बोझ हूँ? नहीं गौरी बिटिया, तू क्यों मुझ पर बोझ होगी? तू तो मेरी लाडली है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तेरे बापू के दुनिया से जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है। तेरे लिए तो मैं जी रही हूँ मेरी बच्ची। पर मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता होती है गौरी। और तू तो जानती है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस दुनिया में तू अकेली रह जाएगी। मुझे बहुत घबराहट होती है। हे भगवान, मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दो, ताकि ये भी अपने ससुराल चली जाए और वहां खुश रहे। मालती भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती है। गौरी जानती थी कि उसके अंधेपन के कारण उसकी शादी होना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने मन को समझा लिया था। उस समय वो माँ के सामने कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। बस वो सुबह फूल बेचने जाती और जो थोड़े बहुत फूल बिकते वो पैसे लेकर घर आ जाती। ऐसे ही एक दिन गौरी मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आए। गौरी बिटिया, ध्यान से सुन। आज गांव की बड़ी सेठानी जी के घर कीर्तन है। उनके घर नई बहू आई है ना, तो इसीलिए वो भगवान का कीर्तन करवा रही हैं। उन्हें घर के मंदिर में पूजा के लिए फूल चाहिए। अगर तू उनके घर देकर आती है तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। मैंने सोचा किसी और फूल वाले को भेजने से अच्छा है कि तुझे भेज दूं। तुझे भी पैसों की जरूरत रहती है। जा बेटिया, तू उनके घर दे आ। तू अकेली चली जाएगी ना? मैं तुझे रास्ता बता दूं तो? हाँ पंडित जी, इस गांव की तो गली गली में जानती हूँ। बचपन से यहाँ रही हूँ। मुझे यहाँ चलने के लिए आंखों की रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती। अब तो मुझे हर गली याद हो गई है। मैं दे आऊंगी। आप मुझे बता दो उनकी हवेली कहाँ है। ठीक है बिटिया, वो आंगनवाड़ी स्कूल सुना है, जहाँ से तुझे बच्चों की आवाज भी आती होगी, वहीं उसके पास ही उनकी हवेली है। हाँ हाँ, मैं समझ गई पंडित जी। ठीक है, मैं ये पूरा टोकरा ले जाती हूँ। गौरी सेठानी की हवेली का पता लेकर वहां पहुंचती है। सेठानी जी तो भैया जी के साथ किसी काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर में लौटेंगी। नई बहू रानी है, अपने कमरे में ये फूल मुझे दे दो और तुम यहीं थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है भैया जी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ।
गौरी को आसपास कीर्तन की तैयारी के लिए नौकर बातें करते सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद नौकर अपने अपने काम के लिए चले गए। तभी उसे किसी औरत के बोलने की आवाज सुनाई दी। जहर इतना तेज होना चाहिए कि दोनों माँ बेटे रात को दूध का गिलास पीते ही ढेर हो जाएं। चिंता क्यों करती हो मेरी जान, इस दिन का ही तो हम दोनों का इंतजार था। अब सुनो, जैसे ही ये दोनों मरेंगे हम सारे जेवर और पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, कहीं दूर किसी बड़े शहर में। बस बस, दीवारों के भी कान होते हैं। अब तुम यहाँ से जाओ, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। गौरी कुछ बातों को समझ रही थी, पर तभी एक नौकर आ गया। बहू रानी जी, ये फूल वाली बैठी है, इसको पैसे देने थे, कीर्तन के लिए नए फूल लाई है। कितने पैसे हुए तुम्हारे? जी 200 रुपए। घर की नई बहू गौरी को पैसे दे देती है और गौरी घर आ जाती है। पर गौरी का मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार उन्हीं बातों पर जा रहा था जो उसने सुनी थी। गौरी से रहा नहीं गया। रात के 10 बज चुके थे। गौरी के मन की घबराहट बढ़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि हवेली में कोई न कोई अनहोनी होने वाली है, जिसे केवल वही रोक सकती है। मैं जानबूझकर भी गलत नहीं होने दे सकती। मुझे हवेली में जाना होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने ठीक ही सुना था, जरूर नई बहू कुछ गलत करने वाली है। भगवान जी मेरी मदद करना, मुझे आशीर्वाद देना, मैं किसी की जान बचा पाऊं। गौरी अपनी माँ को उठाती है और सारी बात बता देती है। गौरी बिना देर किए मालती के साथ हवेली पहुंचती है और सेठानी को सब सच सच बता देती है। समय पर सेठानी और उसके बेटे की जान बच जाती है और नई बहू, जो एक शातिर बदमाश थी, उसे पुलिस पकड़ लेती है। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया और माँ को शादी के लिए राजी किया। आज तुम मुझे और मेरी माँ को जान से मारने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, इस बदमाश लड़की को पकड़कर ले जाइए। गौरी बिटिया, तुमने आज हम माँ बेटे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जीती रहो बेटी। सेठानी जी, जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। मैं कीर्तन के फूल देने शायद इसीलिए आई थी, ताकि यह अनहोनी होने से रुक सके। ये सब भगवान की ही लीला है। बहुत समझदार बच्ची हो। तुम्हारे ऊपर कितने दुख हैं, फिर भी तुम कैसे मुस्कुरा देती हो बेटी। मालती, गौरी बचपन से ही नहीं देख पाती क्या? जी सेठानी जी, बचपन में इसे तेज बुखार हुआ था, उसके बाद बहुत तबीयत बिगड़ गई। इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसका अच्छा इलाज करवा पाती, और फिर मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी छिन गई। सेठानी को सारी बात समझ में आ गई थी कि गौरी और मालती के ऊपर क्या क्या दुख है। राजेश बेटा, गौरी ने हम दोनों की जिंदगी बचाई है। मैं चाहती हूँ तुम गौरी से शादी कर लो, ताकि गौरी की जिंदगी संवर सके। मालती, तुम चिंता मत करो, हम गौरी की आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे। माँ, मैं शहर के बड़े आंखों के डॉक्टर को जानता हूँ, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि गौरी की आंखों की रोशनी लौट आएगी। गौरी की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। भगवान के आशीर्वाद से गौरी की किस्मत ही पलट गई। एक गरीब माँ की बेटी एक बड़े घर की बहू बन गई। मालती की सारी चिंता दूर हो गई। गौरी के अच्छे कर्मों की वजह से उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ गई। कहते हैं, व्यक्ति के जब कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं, और ऐसा ही गौरी के साथ हुआ। उसके अच्छे कर्मों ने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। बहुत शौक है ना अपनी अम्मा से मिलने का? हाँ, तुझे फेंक दूं यहीं से? राकेश अपनी पत्नी सुलेखा को छत से नीचे की तरफ पैर पकड़कर लटकाए हुए है। अगर जरा सा हाथ फिसलता है तो राकेश की पत्नी सुलेखा की नीचे गिरकर मौत हो सकती है। मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मुझे छोड़ना मत, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, आज के बाद अपनी अम्मा से मिलने की जिद करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तुझसे शादी करके मेरी हर जगह बेइज्जती होती है। कल्लू मामा जबरदस्ती तुमसे शादी करवा के निकल लिए। इतना कहकर राकेश सुलेखा को छोड़ देता है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। लेकिन इसके अगले पल ही हम देखते हैं कि सुलेखा की आंखें खुल जाती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है, क्योंकि वो ये सपना देख रही थी। माँ, माँ मुझे बचाओ, आखिरी बार तुम मुझसे मिल लो। सुलेखा के जोर जोर से चीखने से राकेश की आंख खुल जाती है और वो बार बार सुलेखा को शांत रहने के लिए कहता है। सुलेखा, तुम्हारी वजह से मेरा दिन का सुकून खो गया है। अरे कम से कम रात की नींद तो मत उजाड़ो, चुपचाप सो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन सुलेखा की ऐसी हालत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा।
रतनपुर गांव में गंगाराम का एक परिवार रहता था। उसके बेटे राकेश की शादी की बात चल रही थी। राकेश ने सुलेखा की तस्वीर देखकर हाँ कर दी और राकेश के साथ सुलेखा की शादी हो गई। सुलेखा की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। इतनी बड़ी होकर भी अभी तक अपनी माँ के पास ही सोती थी। वो पहली बार अपनी माँ को छोड़कर आई थी। वो डरी हुई थी और सुहाग रात के लिए उत्साहित भी थी। सुहाग रात हो भी गई और अगले दिन से ही उसकी सास सुलेखा से ही घर का सारा काम करवाने लगी। हर छोटी छोटी गलती पर उसे डांटती रही। अम्मा, हमें काम करने की आदत नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगी। सुलेखा ने इतना बोला ही था कि अचानक अहिल्या अपनी बहू सुलेखा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करना। तुम जैसी नई नई लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। दिन भर मोबाइल के साथ लगी रहती हैं, फिर माँ बाप जब परेशान हो जाते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। नहीं अम्मा जी, मेरे पास तो अभी तक मोबाइल ही नहीं है। क्या हुआ सुलेखा, रो क्यों रही हो तुम? राकेश अम्मा जी ने मुझे थप्पड़ मारा। आज तक मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। मेरे ही बेटे से मेरी शिकायत करती है। अब तू छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी शादी हो चुकी है। बच्ची बनने का नाटक मेरे सामने मत कर। राकेश अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता है और थोड़ी देर बाद वो सुलेखा से बोलता है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है सुलेखा। अब तुम अपने गांव में नहीं हो, यहाँ शहर में कुछ नियमों के पालन करने पड़ते हैं। अब जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये रोना धोना बंद करो। सुलेखा अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है और तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद राकेश के बैंक के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। उनमें 2 लड़कियां होती हैं और 3 लड़के। हमारी भाभी जी तो बिल्कुल देसी हैं। अभी भी बालों में सरसों का तेल लगाती हैं। आप अभी तक 2 चोटियां करती है भाभी जी। इतने में राकेश के सभी दोस्त जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। सुलेखा, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ भाई। तुम्हारी इतनी तारीफ की है इन लोगों ने। सुलेखा किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। चाय नाश्ता बन जाने के बाद उसकी सास किचन में आ जाती है। जा, तू अपने कमरे में जा, मैं इन्हें चाय नाश्ता देती हूँ। अरे नहीं अम्मा, मेरे होते हुए आप भला चाय नाश्ता लेकर क्यों जाएंगी? मैं ही दे आती हूँ। अरे ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। इस तरह गंवार बनकर दोबारा राकेश के किसी दोस्त के सामने भी मत आ जाना और ना ही मोहल्ले में बाहर निकलना। अब बात समझ में आई, अब जाओ चुपचाप। अपनी सास के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर सासू माँ चाय नाश्ता लेकर अपने बेटे के पास चली जाती हैं। अरे आंटी जी, आप नाश्ता लेकर क्यों आए हैं? भाभी जी को भेज देती। अरे नहीं बेटा, अभी तो मैं ही तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी। बहू गांव की है ना, इसीलिए थोड़ा शर्म आ रही है आप लोगों के सामने आने में। इन गांव वालों का कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है ना, आप लोग तो जानते ही हो। अरे आंटी, तो आपने राकेश की शादी गांव में क्यों की? राकेश के लिए यहाँ लड़कियों की कमी थी क्या? अब बोलो माँ, अब आपके पास जवाब नहीं है? अरे हमारे भैया ने फंसा दिया। परिवार तो सीधा साधा है, लेकिन गंवारपन नहीं गया है इनका। ये बात हमें पहले पता नहीं थी और हम लोग तो इज्जतदार लोग हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये सारी बातें सुलेखा दूर से सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। अरे दरवाजा खोलो सुलेखा, सब लोग चले गए हैं, रात भी हो रही है। जाओ खाना बनाओ जाकर और दरवाजा खोलो, मुझे आराम करना है। सुलेखा झट से अपने आंसू पोंछती है और दरवाजा खोल देती है। जैसे ही राकेश कमरे के अंदर आता है, सुलेखा दरवाजा बंद कर लेती है। राकेश, मुझे अपनी माँ से मिलना है, प्लीज मुझे मेरी माँ के पास ले चलो ना। तुम लोगों को मायके जाने की बहुत जल्दी रहती है, हाँ? वहाँ पुराने यारों से मिलना है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ ठीक है, अभी मुझे छुट्टी नहीं है। जैसे ही छुट्टी होगी मैं ले चलूंगा तुमको। अभी जाओ खाना बनाओ जाकर। राकेश की इस बात से सुलेखा को थोड़ा सुकून मिलता है और वो भागकर खुशी खुशी खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाने के बाद सुलेखा सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे इससे अच्छा तो गोबर का स्वाद लगता है।
पहली बार सही बात की तुमने बुढ़ऊ। मुझे मेरे मायके छोड़ आइए आप लोग, मैं 10-15 दिन वहां रहूंगी, अपनी माँ से बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी, फिर आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बचपन से लेकर अभी तक सीख नहीं पाई और 15 दिन में पूरा खाना बनाना सीख लोगी तुम? मायके जाने का अच्छा बहाना बनाया है तुमने। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मैं माँ से भी मिल लूंगी और खाना बनाना भी सीख लूंगी। ये दोनों ही बातें मैं सच कह रही हूँ माँ जी। चुपचाप यहाँ रहो, यहाँ के नियम कानून सीखो, उसके बाद मिलना अपनी माँ से। चल जा नहा जाकर। सुलेखा रोते हुए वहां से चली जाती है। सुलेखा रात भर रोती रहती है। अगर तुम्हें रोना है ना तो छत पर जाकर रो, मेरी नींद मत खराब करो, समझी? सुलेखा उठती है और रोते हुए छत पर चली जाती है ताकि राकेश को कोई परेशानी ना हो। राकेश दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अम्मा, अम्मा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है अम्मा, जल्दी से आ जाओ या पिताजी को भेज दो। अब सुलेखा का ये रोज का काम हो गया है। रात में अक्सर राकेश किसी लड़की से बातें करता रहता है और सुलेखा छत पर रोती रहती है, अपनी माँ को याद करती रहती है। ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। राकेश का एक वकील दोस्त उससे मिलने आता है। अरे राकेश, बड़े दिनों बाद याद किया तूने। कॉलेज छोड़ने के बाद तो तू मुझे भूल ही गया। अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले मेरी परेशानी सुन। मेरी शादी ना गलत लड़की से हो गई है यार, और मैं बबीता से प्यार करता हूँ। शादी के बाद उससे मुलाकात हुई, तब पता चला कि असली बीवी का प्यार क्या होता है। राकेश का वकील दोस्त उसे एक सलाह देकर वहां से चला जाता है। राकेश अपने माँ बाप से भी बबीता के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है सुलेखा की वजह से, उसके गंवारपन की वजह से। रात में राकेश सुलेखा से बातें कर रहा होता है। सुलेखा, आज के बाद तुम छत पर जाकर नहीं रोओगी। क्यों, कल आप मुझे मेरी अम्मा से मिलवाने वाले हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। किसी न किसी से तो मिलवाने ही वाला हूँ, जिससे तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुलेखा खुश हो जाती है और खाना पीना खाने के बाद एक बार फिर से छत पर चली जाती है। लेकिन आज रात वो रो नहीं रही है, बल्कि जोर जोर से चीख कर कह रही है, माँ मैं आ रही हूँ, माँ मैं आ रही हूँ। अचानक सुलेखा के मायके में सो रहे उसके माता पिता की नींद खुल जाती है। बहुत दिन हो गए, कल सुबह ही चलकर अपनी बेटी से मिल लेते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी सुलेखा की बहुत याद आ रही है। वो दोनों इतना कहकर सो जाते हैं। इधर पंकज चुपके से छत पर जाता है और अपनी बीवी सुलेखा को ऊपर से धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। सुबह जब पुलिस आती है तो मोहल्ले वाले गवाही दे देते हैं, मैं उनके पड़ोस में ही रहती हूँ। सुलेखा रोज रात भर छत पर अकेले इधर उधर घूमा करती थी। घर के बाहर सुलेखा की लाश पड़ी है। तभी वहां पर सुलेखा के माँ बाप खुशी खुशी आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी से नहीं बल्कि उसकी लाश से मिलने आए हैं। अरे बिटिया, ये क्या हो गया? उठो मेरी बिटिया रानी, मार डाला तुम लोगों ने। मार डाला। पुलिस उनकी छानबीन करती है और राकेश और उसकी माँ को सजा मिलती है, लेकिन एक जान तो खत्म हो ही गई। सुलेखा जैसी बहुत सी बेटियां हैं जिनके साथ हर रोज ऐसा ही कुछ होता है, इसीलिए आवाज उठानी जरूरी है।